स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने मित्र विक्रम के साथ। शुरू करते हैं डाउन का मंत्री का अगला भाग। उससे पहले आपके कमेंट्स आए हैं बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा, मैं हमेशा सोचता था दोस्तों कि ये जो वीडियो वाले होते हैं ये क्यों कहते रहते हैं हर बारी 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 कि यार कमेंट करो, लाइक करो। ठीक है, तो मुझे पता चला कि यार इससे ना पहुंच बढ़ जाती है। तो आप लोग भी लाइक कर दिया करो यार। चलो, उमेश जी कह रहे हैं आपके सुनाने का तरीका बहुत सुंदर है, थैंक यू। अवतार जी कह रहे हैं विक्रम भाई नमस्कार, सुल्तान एंड पार्टी बहुत ही घटिया सोच के उन्हें यह नहीं पूछा कि रोशनी ने तारा के घर पर हमला क्यों करवाया। घटिया सोच के नहीं है, उनके दिमाग में नहीं आया होगा, है ना भाई, ये क्या किया उसने। वैसे इस तरह होता नहीं है कि यू नो ये तो राष्ट्रपति बना रखी है इन्होंने कि मतलब मोदी जी कुछ भी करते रहे, राष्ट्रपति जी बस छोटी छोटी अपने काम करते रहे। ऐसे नहीं होती। खैर, आपका अगला कमेंट है विक्रम अवतार जी। विक्रम भाई नमस्कार, मोना चौधरी, देवराज चंद, अर्जुन भारद्वाज, जिगल किशोर पूर्व जन्म यज्ञ और मायाजाल नामक कहानी में है, धन्यवाद। अच्छा, देखते हैं, ये 3-4 कहानियां मुझे लग रहा है एक साथ ही होंगी। राजेश जी कह रहे हैं, राजेश कुमार वर्मा जी, विक्रम भाई मुझे आपके नावल का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, बहुत धन्यवाद। अजय राजपूत जी कह रहे हैं बहुत शानदार कहानी है, थैंक यू। हरीश जी कह रहे हैं विक्रम जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो पा रही है। वैसे आपकी तबीयत कैसी है? अब तो मुझे आवाज़ से ही पता लग रहा होगा, है ना? सुनने में आपको आवाज़ में वो फ़र्क महसूस हो गया होगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छी है। हाँ भाई, भगवान की दया से बहुत अच्छी है। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। एक रुका हुआ फैसला मूवी मैंने देखी है, सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा अभिनय किया है, पिक्चर के अंत तक सस्पेंस बना हुआ है। बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, मतलब ये ना उन दिनों की फिल्म है। आजकल तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आजकल के बच्चों में इतना भरोसा वो होगा, संयम, कि वो ये फिल्म देख लें, क्योंकि ये फिल्म जो है ना स्लो की कैटेगरी में आ जाएगी। इसमें बस बातें ही हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। ये पिक्चर यूट्यूब पर उपलब्ध है, जिसने पिक्चर नहीं देखी वो देख सकते हैं। भगवान आपको हमेशा खुशी रखे, सुखी रखे, आपको भी और सबको भगवान सुखी रखे, खुश रखे, धन्यवाद। वासुदेव जी कह रहे हैं उपन्यास ऊंची छलांग और रफ्तार ये दोनों अपलोड हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आती, आप दोनों उपन्यास अपलोड करें, ऊंची छलांग और रफ्तार। ठीक है, थैंक यू वासुदेव जी। पूनम जी कह रही हैं विक्रम सर आपकी आपकी आना चाहिए, सबकी लिखा हुआ है। नावल सुनाने का ढंग, अच्छा आपका नावल सुनाने का ढंग गजब है, थैंक यू। अगर अच्छे उसमें कहा है तो, पता नहीं बुराई तो नहीं कर रहे अब, बट क्या बार पहला नावल पूरा किए बिना ही दूसरा शुरू कर देते हैं, ऐसा कौन सा नावल है? जैसे पैतरा के 5 पार्ट ही सुनाए। पूनम जी, आपकी मुझे ना पूरी बात समझ में नहीं आई है, तो आप अगर अपना कमेंट दोबारा कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी, तो मैं ठीक से उत्तर दे पाऊँ इसे। कृष्णा बहन ने लिखा है विक्रम भाई नमस्कार, मुझे तो माई का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आया, उसका क्या ओहदा है, क्या पावर है? मैंने बताया ना कृष्णा बहन, वो राष्ट्रपति हैं। कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी उपन्यास ठीक ही लग रहा है, बढ़िया प्रस्तुति, थैंक यू। और सूरज कुमार जी ने थैंक यू कहा है। चलो जी, सबके कमेंट्स के उत्तर हो गए हैं। एक बार फिर से सभी दोस्तों को, सभी सुनने वालों को रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, डॉन का मंत्री भाग 10, 10वें में पहुंच गए ना हम। एक मिनट देख लूँ। हाँ,
जी हाँ, भाग 10। डॉन का मंत्री। जगमोहन होटल की छठी मंजिल पर 617 नंबर कमरे में था। कमरे के फर्श पर जगह जगह बारूद बिछा हुआ था। उस बिछे बारूद को देखकर ही दिल धड़कने लगता था। यह कमरा 5वीं मंजिल के जिस हॉल में माई की पार्टी हो रही थी उसके ठीक ऊपर था। जगमोहन ने घड़ी पर निगाह डाली। रात का 1 बज रहा था। उसने फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। बेल जाने के बाद राघव की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। क्या हो रहा है? अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? जगमोहन ने पूछा। हो जाएगा। पार्टी आ गई? दोनों पार्टियां आ चुकी हैं। मौके की तलाश है, कहकर उधर से राघव ने फोन बंद कर दिया। जगमोहन ने फोन बंद करके जेब में रखा और बिछे बारूद पर नजरें दौड़ाने लगा। अगला दृश्य। डिनर चल रहा था। सब खाने के टेबलों के पास इकट्ठे थे और प्लेटों में सामान डालकर एक तरफ हट रहे थे। यहाँ इस वक्त कोई छोटा बड़ा नहीं था। यहाँ तक कि माई ने भी अपने खाने का सामान खुद ही प्लेट में डाला था। अच्छा। तभी एक विदेशी व्यक्ति खाने के दौरान माई के पास पहुंचा। कैसे हो रोगो? माई उसे देखते ही कह उठी। जी बेहतर। मुझे आपसे बात करनी है, रोगो ने कहा। जाबर सुल्तान या कबीर से बात कर सकते हो? उनसे 2 महीने से बात कर रहा हूं लेकिन बात नहीं बन रही, इसलिए आपसे। जो बात मेरे आदमियों से नहीं बन पा रही वो मेरे से कैसे बन सकती है? फिर भी मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। डिनर के बाद मुझे 505 नंबर कमरे में मिलना। रोगो वहां से हटक गया। माई की सतर्कता भरी निगाह उस हॉल में हर तरफ जा रही थी। यही वो वक्त था जब धर्मा ने नवाब अंसारी को हॉल से लगती गैलरी में जाते देखा। मैं उसके पीछे जा रहा हूं, धर्मा ने राघव और एक्स्ट्रा से कहा और उस तरफ बढ़ गया। चाल में लापरवाही थी। उस तरफ क्या है? एक्स्ट्रा ने पूछा। मुझे क्या मालूम, धर्मा कहीं फंस ना जाए। गैलरी में प्रवेश करते ही नवाब अंसारी बाईं तरफ का दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। धर्मा ने दरवाजे पर निगाह डाली। वो बाथरूम था। धर्मा दरवाजा धकेल कर भीतर प्रवेश कर गया। काफी बड़ी जगह में बाथरूम बना हुआ था। टाइलों और शीशों के से की गई सजावट शानदार थी। उसने नवाब अंसारी को देखा जो कि वॉश बेसिन पर पानी खोले हाथ धो रहा था। धर्मा उसके पास दूसरे वॉश बेसिन पर पहुंचा। शीशे में अपना चेहरा देखने लगा कि उसके चेहरे पर गुस्सा आया हुआ है। जाहिर था कि यह गुस्सा नवाब अंसारी के लिए था। धर्मा ने जेब में हाथ डाला और उंगलियां रिवॉल्वर पर टिक गई। कैसे हो नवाब अंसारी? धर्मा ने बेहद शांत स्वर में कहा। नवाब अंसारी का चेहरा फौरन उसकी तरफ घूमा। दोनों की नजरें मिली। मैं अच्छा हूं। तुम कौन हो? अपने दुश्मनों की तुम्हें पहचान रखनी चाहिए, धर्मा कड़वे स्वर में कह उठा। नवाब अंसारी चौंका, सीधा हुआ। दुश्मन? नजरें धर्मा पर थी। तुम मेरे दुश्मन हो? हाँ। जानते हो इस वक्त कहां पर हो? नवाब अंसारी जहरीले स्वर में कह उठा। बेहतर जानता हूं। मेरे दुश्मन हो तो फिर यहां से निकल नहीं सकोगे। नवाब अंसारी हंसा। मैं यहां से निकलने का भी इंतजाम करके आया हूं। मैं निकल जाऊंगा, धर्मा ने सपाट स्वर में कहा। नवाब अंसारी ने अब उसे गहरी निगाहों से देखा। तुम हो कौन? यह बात तुम्हें सबसे पहले पूछनी चाहिए थी। तुम कुछ दिन पहले ही इंडिया से लौटे हो, मुंबई से। नवाब अंसारी की आंखें सिकुड़ी। किस्मत अच्छी थी जो दुबई पहुंच सके, वरना हम तो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं थे। आरडीएक्स? नवाब अंसारी के माथे पर बल पड़े। ठीक पहचाना। नवाब अंसारी हक्का बक्का धर्मा को देखता रहा। धर्मा ने रिवॉल्वर निकाल ली।
तुम भीतर कैसे आए? मैं ही नहीं, हम तीनों यहां हैं। RDX। ओह, बहुत हिम्मत का काम किया यहां आकर, और इस तरह मेरे सामने आकर। तेरे को गोलियों से भूनने आए हैं। नहीं कर सकोगे ऐसा। क्यों? यहां हर तरफ मेरे आदमी हैं। ये तो वो जगह है जहां हमारी मर्जी के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हम निकल जाएंगे। ये संभव नहीं है। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि यहां पर कोई बाहरी आदमी आ सकता है, लेकिन एक नहीं, तीन तीन आ गए। नवाब अंसारी के होंठ भींचने लगे। तू मुंबई में विस्फोट करके दुबई भाग आया था 4 साल पहले। उस विस्फोट में मेरी माँ बहन मारी गई थी, जिन्हें मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। तूने उनकी हत्या कर दी। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। बम विस्फोट करने का मेरा मतलब आतंक फैलाना था, जान लेना भी था। विस्फोट के दायरे में आकर कोई मर जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? धर्मा ने रिवॉल्वर की नाल उसकी छाती पर रख दी। नवाब अंसारी ने धर्मा की आंखों में देखा, खून उतरा हुआ था। गोली की आवाज सुनते ही यहां पर मेरे आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। साइलेंसर लगा हुआ है, धर्मा कड़वे स्वर में बोला। नवाब अंसारी के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। तूने मेरी मां बहन की जान ली और मैं तेरी जान लेने जा रहा हूं। यहां से बचकर नहीं जा सकते तुम। तभी धर्मा ने ट्रिगर दबा दिया। पिट्ट की मध्यम सी आवाज हुई और उसके सफेद कोट में सुराख होता चला गया। तभी धर्मा को धातु से गोली टकराने का स्वर सुनाई दिया। वो चौंका। उसी क्षण नवाब अंसारी उस पर झपट पड़ा। नवाब अंसारी ने सबसे पहले उसके रिवॉल्वर वाली कलाई को पकड़कर ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकालकर धर्मा की छाती पर रख दी। धर्मा 2 पलों के लिए हक्का बक्का रह गया। नवाब अंसारी कहर भरे स्वर में बोला, बेटे, इंडिया में तो मैं यूं ही पुलिस के हाथों में और वीरेंद्र त्यागी के हाथों में पड़ गया था, वरना तेरे जैसों को तो मैं हर वक्त जेब में रखता हूं। तुमने कोट के नीचे बुलेट प्रूफ पहना है? यह तुम्हें सोचना चाहिए था कि नवाब अंसारी इतने लोगों के बीच बिना सुरक्षा के कभी नहीं आएगा। धर्मा के होंठों से गुर्राहट निकली। अब तुम मर अपनी मां बहन के पास पहुंच जाएगा, मैं तुझे। तभी दरवाजा खुला और एक्स्ट्रा ने भीतर कदम रखा। भीतर के हालात देखते ही चौंका। ये क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा अधिकार भरे स्वर में बोला। इसने मुझ पर गोली चलाई, उससे रिवॉल्वर लगाए नवाब अंसारी ने कहा। एक्स्ट्रा को वहां आया पाकर धर्मा ने चैन की सांस ली। ये झूठ बोलता है, धर्मा बोला। गोली इसने मुझ पर चलाई। मेरे कोट पर गोली का निशान देखो, नवाब अंसारी बोला। एक्स्ट्रा पास पहुंच चुका था। इससे पहले कि नवाब अंसारी कुछ समझ पाता, एक्स्ट्रा उसकी बांह को पीछे की तरफ घुमाता चला गया। बांह मुड़ने से नवाब अंसारी चीखा, ये क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा ने उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर जोरों का हाथ मारा तो रिवॉल्वर नीचे जा गिरी। एक्स्ट्रा ने पलक झपकते ही रिवॉल्वर उठा ली। धर्मा की रिवॉल्वर वाली कलाई अभी भी नवाब अंसारी के हाथ में थी। अब ठीक है, एक्स्ट्रा ने कड़वे स्वर में कहा। तुम नवाब अंसारी ने हक्के बक्के एक्स्ट्रा को देखा। मैं RDX का एक्स हूं, यानी एक्स्ट्रा, नवाब अंसारी। नवाब अंसारी के सूखे होंठों पर नवाब अंसारी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। मैं तेरी छाती नहीं, तेरे सिर पर गोली मारूंगा, एक्स्ट्रा ने खतरनाक स्वर में कहा। नवाब अंसारी को मौत नजर आने लगी थी। धर्मा की बांह छोड़। नवाब अंसारी ने बांह छोड़ी तो रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे आ गया। अब तू मर। परंतु एक्स्ट्रा गोली न चला सका। नवाब अंसारी की फुर्ती का अंदाजा शायद उन्हें नहीं था। पलक झपकते ही नवाब अंसारी ने जूते की ठोकर एक्स्ट्रा के पेट में मारी और धर्मा पर झपट पड़ा। एक्स्ट्रा पेट थामे चीख के साथ नीचे बैठता चला गया। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि सिर से लेकर पांव तक कांप उठा। वो आंखों के आगे अंधेरा भी महसूस किया उसने।
उधर धर्मा सोच भी नहीं सकता था कि 2 रिवॉल्वरों के सामने नवाब अंसारी कोई हरकत करेगा। नवाब अंसारी उस पर झपट पड़ा तो वो लड़खड़ा कर पीछे मौजूद वॉश बेसिन से जा टकराया। खुद को संभालने की कोशिश में रिवॉल्वर हाथ से छूट गया। इतना वक्त बहुत था नवाब अंसारी के लिए। नवाब अंसारी तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ा और दरवाजा खोलकर भागता चला गया। नवाब अंसारी हॉल में पहुंचा। जिन्होंने उसकी हालत देखी वो चौंक पड़े। बाथरूम में 2 दुश्मन हैं, उन्हें पकड़ो, गोलियों से भून दो, नवाब अंसारी चीखा। उसी पल वहां मौजूद माई के गनमैन पार्टी की भीड़ में से निकलकर सामने आए। वो करीब 15 थे। क्या हुआ नवाब अंसारी? तभी भीड़ में से चेहरे पर नकाब लगाए माई सामने आई। आरडीएक्स हैं यहाँ पार्टी में, वो मुझे मार देना चाहते हैं, नवाब अंसारी तेज स्वर में बोला। माई की निगाह कोट में हुए छेद पर पड़ी। आरडीएक्स? मुंबई वाले वो? ओह, हैरानी है वो पार्टी में है। तभी माई ऊंचे स्वर में बोली, कोई भी हॉल से बाहर जाने की चेष्टा न करे। हमारे 3 दुश्मन इस पार्टी में आ गए हैं, हम अभी उन्हें पकड़ लेंगे। तभी नवाब अंसारी गनमैनों को देखकर चीखा, मारो उन्हें, 2 बाथरूम में हैं। गनमैनों के हाथ में रिवॉल्वर नजर आने लगी थी। वो बाथरूम की तरफ बढ़े। राघव पार्टी की भीड़ में मौजूद था। सब कुछ उसने देखा सुना। वो समझ गया कि मामला उल्टा पड़ गया। धर्मा और एक्स्ट्रा खतरे में थे। वो खुद भी खतरे में था। ये लोग उसे भी आसानी से ढूंढ लेंगे। गनमैनों को जब बाथरूम की तरफ बढ़ते देखा तो राघव ने फोन निकाला और सावधानी से नंबर मिलाने लगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कोई उसकी हरकत को देखे नहीं। जगमोहन से बात हो गई। कहो, जगमोहन का स्वर कानों में पड़ा। काम कर दो, राघव धीमे स्वर में बोला। मतलब कि धमाका? हाँ। कहने के साथ ही राघव ने फोन बंद किया और जेब में रखकर हॉल की छत की तरफ देखा। फिर धीरे धीरे सरक कर एक तरफ होता चला गया। अगला दृश्य। राघव ने अब फोन किया धर्मा को। बोल। कम से कम 15 रिवॉल्वर वाले उस दरवाजे के बाहर खड़े हैं जिसमें तुम और एक्स्ट्रा हो। ये बाथरूम है, हमने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। तुम छत से एक तरफ हटकर खड़े हो जाओ। क्यों? जगमोहन विस्फोट करने वाला है, मैंने कह दिया। मैंने भी कह दिया है उसे। वो बाथरूम के दरवाजे पर धक्के मार रहे हैं, दरवाजा तोड़ना चाहते हैं वो। धर्मा की आवाज कानों में पड़ी। मैं जहां हूं वहां से मुझे वो जगह नजर नहीं आ रही। मिनट भर की बात है, विस्फोट होते ही सब ठीक हो जाएगा। उधर से धर्मा ने फोन बंद कर दिया। राघव ने जब फोन जेब में डाला और नवाब अंसारी की तलाश में नजरें घुमाने लगा, वहां मौजूद हर किसी का ध्यान उन गनमैनों पर था जो बाथरूम के दरवाजे के बाहर इकट्ठे हुए पहुंचे थे। वो दरवाजा तोड़ देना चाहते थे। राघव को नवाब अंसारी दिखा, जो कि किसी इटालियन व्यक्ति के साथ बात कर रहा था। राघव की निगाह माई को तलाश करने लगी, परंतु काफी कोशिशों के बाद भी माई न दिखी। राघव चाहता तो आसानी से नवाब अंसारी की खोपड़ी का निशाना ले सकता था, परंतु इस स्थिति में उसे गोलियों से भून दिया जाता और वो भी न बच पाता। अगला दृश्य। नवाब अंसारी जिससे बात कर रहा था वो इटली के सिसली कोसा नोस्त्रा गुट का बड़ा अहदेदार था। उसका नाम था यूकोलो। सिसली कोसा नोस्त्रा गुट की निगाह मुद्दत से माई के संगठन को हथियाने की थी। सिसली कोसा नोस्त्रा देर से इस गुट को जीतने के लिए चोरी छुपे हरकतें कर रहा था और माई ने आज मंच पर बोलते हुए उसके गुट को ही ढके छिपे अंदाज में धमकी दी थी कि वे लोग अपनी हरकतों से पीछे हट जाएं, नहीं तो हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सुनकर यूकोलो सुलग उठा था। वो यहां पर अपने 2 साथियों के साथ था। जब सबका ध्यान बाथरूम के दरवाजे पर खड़े गनमैनों पर था तब यूकोलो नवाब अंसारी के पास पहुंच गया। तुम किस्मत वाले निकले जो बच गए, यूकोलो छाती पर हुए कोट के छेद को देखते हुए बोला।
नवाब अंसारी उसे देखकर मुस्कुराया। हाँ, बुरा बचा। उनको गोली चलाने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम बुलेट प्रूफ में हो सकते हो। तुम्हारे सिर में गोली मारनी चाहिए थी। नवाब अंसारी ने युकोलो को घूरा। युकोलो मुस्कुराया। गलत मत समझो, मैं उनकी बेवकूफ़ी तुम्हें बता रहा हूं। युकोलो ने फौरन कहा। शुक्रिया। नवाब अंसारी का स्वर तीखा हो गया। नाराज मत होया करो नवाब अंसारी, मेरी बातें तीखी होती हैं। तुम जानते हो कि तुम माई के लिए कितने अहम हो। जानता हूं। तुम माई के संगठन का सारा पैसा संभालते हो। तुम्हें माई के संगठन के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरी बातें कुछ तीखी होती हैं। क्या तुम कुछ तरक्की करना चाहते हो? तरक्की? नवाब अंसारी ने उसे देखा। हाँ, असली कोसा नोस्ट्रा इटली का महान ताकतवर गुट। सिसली कोसा नोस्ट्रा इटली का महान ताकतवर गुट है। पूरे यूरोप, अमेरिका और एशिया तक हमारी गुट की जड़ें हैं। ये बात तुम जानते ही हो। बेपनाह दौलत है गुट के पास। ये बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? हमारे गुट में तुम्हारे लिए खास जगह खाली है। युकोलो मुस्कुराया। नवाब अंसारी की आंखें सिकुड़ी। कोई खतरा नहीं, मजे ही मजे होंगे तुम्हारे। पैसा तुम्हारे कदमों में और जिंदगी की हर ऐश भी। तुम बहुत कमीने हो। क्यों? हमारी पार्टी में आकर तुम मुझे ही खरीदने की कोशिश कर रहे हो। ये बिजनेस है। बेवकूफी है। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो बेवकूफी होगी। युकोलो, मुझे तुम्हारे बारे में माई से बात करनी होगी। पागल हो जो मेरी बात नहीं समझ। मैं जानता हूं सिसली कोसा नोस्ट्रा की बुरी नजर हमारे संगठन पर है। तुम लोग हमारे संगठन पर अधिकार पाना चाहते हो, हमारे धंधे छीनना चाहते हो, और माई ने अभी तुम लोगों को चेतावनी तो दी थी। तो अब हमें तुम्हारे बारे में गंभीरता से सोचना होगा। नवाब अंसारी। युकोलो लापरवाही से कह उठा। सिसली कोसा नोस्ट्रा माई के संगठन से कहीं बड़ा गुट है। हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। हमें यह देखकर दुख होता है कि माई अपने संगठन का सही इस्तेमाल नहीं कर रही, जबकि हम संगठन को सही दिशा देना चाहते हैं, उसे तरक्की की राह पर डाल देना चाहते हैं। हम तुम्हारे संगठन का भला चाहते हैं। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी वाली सोच है। तुम्हारे संगठन के लोगों ने हमारी माई की हत्या की थी। हाँ, वो माई इटली की थी। उसे इटालियन के साथ बनाकर रखनी चाहिए थी, परंतु उसने हमारी बात नहीं मानी, और मैं तुम्हारे बारे में भी माई से बात करूंगा। सिसली कोसा नोस्ट्रा का साथ दो और दोनों हाथ से दौलत इकट्ठी करो। तुम लोगों का बुरा वक्त आ गया है, नवाब अंसारी ने कहा और उसके पास से हट गया। युकोलो ने कुछ दूर खड़े अपने दोनों साथियों को आंखों से इशारा किया, तो दोनों की नजरें नवाब अंसारी पर जा टिकी। यही वो पल था जब भूकंप सा आ गया था वहां। अगला दृश्य। जगमोहन को पहले धर्मा का फोन आया, फिर राघव का, कि विस्फोट कर दिया जाए। सब कुछ तैयार था। बारूद कमरे के फर्श पर वो पहले ही बिछा चुका था। इतना ज्यादा बारूद था कि एक या चार कमरों का फर्श उड़ा दे। धर्मा की आवाज से इतना तो महसूस हो गया था कि वहां कोई गड़बड़ हो गई है। उन लोगों का ध्यान बटाने के लिए ही वो विस्फोट करा देना चाहते थे। जगमोहन ने दरवाजा खोला और बाहर झांका। गैलरी खाली थी। उसने पलट कर एक निगाह बारूद पर डाली, फिर जेब से माचिस निकाली और दरवाजे तक आ रही बारूद की तार को उसने तीली से आग लगा दी। बारूद फौरन सुलग उठा। जगमोहन बाहर निकला और दरवाजा बंद करते हुए तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। आधी रात के वक्त लिफ्ट खाली और वहीं खड़ी मिली।
जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया और नीचे जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबा दिया। फौरन दरवाजे बंद होते चले गए और हल्के से झटके के साथ लिफ्ट नीचे खिसकने लगी। जगमोहन एक एक पल की गिनती कर रहा था। वो जानता था कि विस्फोट होते ही होटल में भगदड़ मच जानी थी। लिफ्ट नीचे रुकी और वो निकलकर बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। यही वो पल थे जब होटल को थर्रा देने वाला विस्फोट हुआ। जगमोहन होटल से बाहर आ गया था। अगला दृश्य। बाथरूम का दरवाजा टूटने ही जा रहा था कि तेज विस्फोट हुआ। फर्श कांप उठा। हॉल की छत का बड़ा सा हिस्सा चूरे में बिखरता हुआ पूरे हॉल में फैलता चला गया। 2 पल तो वहां के लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। धूल मिट्टी कंकरों का गुबार ही दिखा। इसके साथ ही वहां चीखो पुकार मच गई। सब बाहर की तरफ भागने लगे। सारी सुरक्षा व्यवस्था उस विस्फोट से खत्म हो गई थी। तभी दूसरा विस्फोट हुआ। छत का एक और बड़ा हिस्सा बिखरकर हॉल में गिरता चला गया। साथ में सोफा, कुर्सियां और एक बेड भी गिरा जिस पर एक स्त्री युवक मौजूद थे। चीखो पुकार और भी बढ़ गई। सब बाहर की तरफ भाग रहे थे। नवाब अंसारी भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया था। वो भी तेजी से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी सिसली कोसा नोस्त्रा के गुट के दोनों आदमी भी उसके साथ हो लिए। वो नवाब अंसारी के साथ साथ ही वहां से बाहर निकले। लिफ्ट चालू थी और लोग भी थे वहां। वे सब लिफ्ट में ठुसकर होटल के नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचे। वहां पर घबराहट इतनी फैल चुकी थी कि हर कोई होटल से बाहर निकल जाना चाहता था। नवाब अंसारी जब नीचे पहुंचा तो उस इटालियन ने कहा, होटल से बाहर आ जाओ, ये जगह विस्फोट से पूरी उड़ सकती है। क्या पता कहां कहां बारूद लगाया गया है। उसी पल एक और विस्फोट होने की आवाज आई। नवाब अंसारी बाहर दौड़ा। सिसली कोसा नोस्त्रा गुट के आदमी उसके साथ रहे। वो होटल से बाहर आ गए। और भी लोग बाहर आते जा रहे थे। नवाब अंसारी गहरी गहरी सांसें ले रहा था कि उसी पल उसकी कमर से रिवॉल्वर आ लगी। नवाब अंसारी चौंका। उसने खुद को उन्हीं दोनों इटालियनों से घिरा पाया। ये क्या कर रहे हो? धीरे बोलो, वो गुर्राया। चलो हमारे साथ। कहाँ? पहले कार में, फिर दुबई स्थित हमारे ठिकाने पर। दुबई में तुम्हारा ठिकाना है? हमारा ठिकाना हर जगह है, उसने सख्त स्वर में कहा। चलो। जानते हो इस हरकत का अंजाम क्या होगा? नवाब अंसारी ने गुस्से से कहा। अपने अंजाम की फिक्र करो। वो दोनों नवाब अंसारी को घेरे भीड़ में से एक तरफ लेते चले गए। अगला दृश्य। राघव का ध्यान विस्फोट के बाद माइक के गनमैनों की तरफ हो गया था, जो बाथरूम का दरवाजा तोड़ रहे थे। विस्फोट होने पर गनमैन वहां से बाहर निकलने को भागे। सिर्फ 2-3 ही वहां टिके रहे थे। राघव जेब में हाथ डाले सावधानी से उस तरफ बढ़ रहा था। हर कोई अफरा तफरी में था, किसी का ध्यान किसी पर नहीं था। ऐसे हालात में वहां टिके रहने का कोई मतलब नहीं था। खामखा कोई नहीं मरना चाहता था। दूसरा विस्फोट होने पर तो वहां का और भी बुरा हाल हो गया। जो 2-3 गनमैन बाथरूम के दरवाजे पर थे वे भी बाहर की तरफ भाग खड़े हुए। छत का काफी बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे बिखर चुका था। दिल में डर पैदा करने वाला माहौल था। राघव दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा भिड़भिड़ाकर ऊंचे स्वर में बोला, बाहर आ जाओ, जल्दी करो। दरवाजा खुला और धर्मा और एक्स्ट्रा ने बाहर देखा। हॉल में बर्बादी ही दिखी। हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ था। अधिकतर लोग बाहर निकल चुके थे। जो थोड़े बहुत बचे थे वो निकलते जा रहे थे। नवाब अंसारी कहाँ है? एक्स्ट्रा ने कहा। वो बाहर गया है, राघव बोला। तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए थी। उससे ज्यादा जरूरी था इस वक्त तुम लोगों को बाहर निकालना, राघव बोला। सीधे रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते। कोई भी तुम दोनों को पहचान सकता है। वो लोग नजर रखते हो सकते हैं। तो लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर पहुंचो और वहां से स्टाफ की सर्विस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए पीछे के रास्ते से निकल जाना। ध्यान रहे,
वहां भी माई के आदमी तुम्हारी तलाश में हो सकते हैं। और तुम? धर्मा ने पूछा। मैं नवाब अंसारी को देखता हूं, वो मुझे बाहर दिखा, मौका लगा तो मैं उसे शूट कर दूंगा। उसके बाद धर्मा और एक्स्ट्रा बाहर निकलते चले गए। राघव सबसे बाद में बाहर निकला। अगला दृश्य। जब वो गनमैन धर्मा और एक्स्ट्रा के लिए बाथरूम का दरवाजा तोड़ रहे थे, माई तभी हॉल का एक तरफ का दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गई थी और दरवाजा बंद कर लिया था। वो गुस्से में थी कि पार्टी का मजा आरडीएक्स ने खराब कर दिया। साथ में हैरान भी थी कि वो भीतर कैसे आ गए। 4 फीट की गैलरी थी जिसमें माई आगे बढ़ती जा रही थी। आगे जाकर वो गैलरी का मोड़ मुड़ी तो 6 फीट चौड़ी गैलरी आ गई, जिसके दोनों तरफ कमरे बने हुए थे। वो 505 नंबर कमरे के सामने ठिठकी और दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गई। भीतर से सिटकनी लगाई, गहरी सांस लेकर चेहरे पर पड़ा नकाब उतारा और बालों को ठीक किया। सामने लगे आदमकद शीशे में खुद को देखा, फिर चेयर पर बैठते हुए फोन निकाला और नंबर मिलाने लगी। जल्द ही जाबर से उसकी बात हो गई। जाबर, मैं कमरे में हूं, जब आरडीएक्स से निपट लिया जाए तो मुझे खबर कर देना। यस मैडम। रोशनी ने पास रखी तिपाई पर फोन रखा और आंखें बंद कर ली। कई मिनट ऐसे ही बीत गए। रोशनी? उसके कान में सरगोशी गूंजी। माई बनकर मजे ले रही है? माई की आंखें खुली। वो इस तरह चौंक कर खड़ी हो गई जैसे पांव पर बिच्छू चढ़ाया हो। वो पलटी। अगले ही पल रोशनी की आंखें फैलकर चौड़ी होती चली गई। 4 कदमों के फासले पर सारा खड़ी थी। उसके हाथ में रिवॉल्वर और चेहरे पर मौत के भाव थे। तो तुम? रोशनी के होंठों से फटाफटा से स्वर निकला। तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए रोशनी। तुम यहां कैसे? मेरे लिए यह जानना ज्यादा कठिन नहीं था कि बातचीत के लिए माई कौन सा कमरा इस्तेमाल कर रही है। संगठन के सारे सिस्टम से मैं वाकिफ हूं। कबीर से पूछा कि मुझे माई से बात करनी है तो उसने कहा डिनर के बाद माई 505 में मिलेगी। उसके बाद मेरे लिए इस कमरे तक आना कोई कठिन काम नहीं था। कबीर ने तुम्हें पहचाना नहीं कि तुम सारा हो? तब मैंने मेकअप करके चेहरा बदल रखा था। रोशनी हैरानी में फंसी सारा को देख रही थी। अपनी सहेली को धोखा देना कैसा लगता है रोशनी? रीना? रोशनी का सर कांपा। उसने सारा के हाथ में दबी रिवॉल्वर को देखा। सारा के चेहरे पर मौत के भाव थे। माई बनकर कैसा लगा? सारा ने कड़वे स्वर में पूछा। सूखे होंठों पर जीभ फेरी रोशनी ने। कहने को कुछ नहीं है तुम्हारे पास? सारा ने खतरनाक स्वर में कहा। कल तूने मेरे बंगले पर बढ़िया हमला करवाया। ये तो अच्छा था कि मैं वहां पर नहीं थी, वरना मुसीबत में पड़ जाती। रोशनी चुप रही। वो बचने का मौका ढूंढ रही थी। तू कभी नहीं जान सकी कि सारा ही रीना है। ये तो देवराज चौहान था जो मुझ तक पहुंच गया। मैं माफी चाहती हूं रीना, रोशनी ने जल्दी से कहा। तभी कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। पहला धमाका। दोनों लड़खड़ा गई। ये धमाका? रोशनी ने कहना चाहा। आरडीएक्स अपना काम कर रहे हैं, सारा ने मौत भरे स्वर में कहा। वो तुम्हारे साथ है रीना? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना। तो तू क्या कर रही थी? सारा जैसे पागल हुई जा रही थी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, मैं माफी चाहती हूं। हमारे धंधे में माफी नाम की कोई चीज नहीं है, सारा ने दांत पीस कर कहा। धंधा सिर्फ धंधा है, कोई रहम नहीं, कोई रियायत नहीं। 2.5 साल से तुम आई है
अब तो धंधे के उसूल तेरे को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। रीना, तुम मुझे वो दिन कभी नहीं भूलता जब तूने मुझ पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। उस वक्त को मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत दर्द हुआ था मुझे, बहुत चीखी थी मैं। वो वक्त मैं कभी नहीं भूल सकती। सारा मौत भरे स्वर में कह रही थी। मैंने तेरे पर विश्वास किया, बहन की तरह तुझे अपने पास रखा, उड़ाने को अपनी दौलत दी, और तू उसी दौलत से मेरी मौत का इंतजाम करती रही। मेरी दौलत खान को देकर तूने उसे मुझे ही मारने को तैयार किया। तब मैं पागल हो उठी थी। रोशनी कह उठी। मैं माई बनने के लिए पागल हो रही थी। मुझे अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहा। मैं ये भी भूल गई कि रीना मेरी सहेली है, मेरी बहन जैसी। मुझे माफ कर दे रीना। मैं ला। सारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रोशनी उसे देखने लगी। अंगूठी मुझे दे, वही अंगूठी जो तेरी उंगली में है, 8 मुंह वाली। माई की निशानी है वो अंगूठी। मैं फिर माई बनूंगी। फिर माई बनेगी? रोशनी कह उठी। हैरान क्यों हो रही है? तू फिर माई नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? मैं रीना नहीं हूं, अब सारा हूं। तेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मैं रीना हूं। देवराज चौहान जानता है। उसे मैं संभाल लूंगी। ला, अंगूठी मेरे हवाले कर। रोशनी रीना को देखती रही। दिल नहीं कर रहा माई की कुर्सी से हटने का? सारा ने खतरनाक स्वर में कहा। यह बात नहीं है, रोशनी ने धीमे स्वर में कहा। तू मुझे मार देगी और मैं मरना नहीं चाहती। अगर तूने मुझे जिंदा छोड़ा होता तो मैं भी तुझे आज जिंदा छोड़ देती, लेकिन तूने तो मुझे। सारा अपनी बात पूरी न कर सकी। उसी वक्त दूसरा धमाका हुआ। उन्हें सब कुछ हिलता सा महसूस हुआ। 2 पलों के लिए सारा का ध्यान रोशनी से हटा तो इसी का फायदा रोशनी ने उठा लिया। रोशनी रीना पर झपट पड़ी। दोनों का शरीर जोरों से टकराया। सारा के पांव खड़ गए और वो पीठ के बल नीचे जा गिरी। इससे पहले कि संभल पाती, रोशनी ने उस पर छलांग लगा दी। सारा के हाथ में अभी भी रिवॉल्वर दबी थी, परंतु उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। रोशनी को अपने ऊपर ऊपर आते पाकर सारा ने एक साथ 2-3 करवटें ली। रोशनी आधी फर्श से टकराई, आधी सारा से। सारा के होंठों से हल्की सी चीख निकली, रोशनी के ऊपर गिरने के कारण। सारा ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ रोशनी की तरफ किया तो रोशनी ने उस रिवॉल्वर वाली कलाई को पकड़कर फर्श पर दबा दिया। सारा चटपटा उठी। रोशनी उसके ऊपर चढ़ बैठी। उसका चेहरा दरिंदगी से भरा था। सारा ने रिवॉल्वर वाली कलाई आजाद कराने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हो सकी। तू माई बनेगी? रोशनी गुर्रा उठी। सारा हर संभव कोशिश कर रही थी आजाद होने की। तू मुझे मारेगी, मेरी जान लेगी? रोशनी ने दांत किटकिटाकर कहा। हाँ, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। सारा दरिंदगी से भर उठी। एक बार तो तू मेरे हाथों से बच गई थी, परंतु अब तुझे अपने हाथों से मारूंगी और तेरी लाश को तब तक ठोकरें मारती रहूंगी जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि तेरी जान निकल गई है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, सारा ने कहा और बायां हाथ, जो कि आजाद था, उससे रोशनी के गाल पर पूरी ताकत से घूंसा मारा, जो कि उसके गले की घंटी पर लगा। रोशनी तड़प उठी। आवाज गले में घुट गई, मुंह खुला का खुला रह गया। सारा ने उसी पल उसके चेहरे पर जोरों से घूंसा मारा, साथ ही धक्का दिया। रोशनी खुद को संभाल ना सकी और नीचे जा गिरी। सारा की रिवॉल्वर वाली कलाई आजाद हो चुकी थी। वो फुर्ती से फर्श पर बैठी और रिवॉल्वर का रुख रोशनी की तरफ कर दिया। चेहरे पर दरिंदगी के भाव थे, आंखों से मौत बरस रही थी। रोशनी संभली तो खेल खत्म हो चुका था।
दोनों की नजरें मिली। सारा के चेहरे पर वहशी मुस्कान थिरक उठी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और होंठों से गुर्राहट निकली। ला। रोशनी ने उंगली से 8 मुंह वाली अंगूठी निकाली और उसके बड़े हाथ पर रख दी। उसका चेहरा मौत के भय से फक पड़ा हुआ था। वो अभी भी बचने का रास्ता तलाश कर रही थी। एक बात का जवाब दे, वो खान कहाँ है जिसके साथ मिलकर तूने रीना को जलाया था? वो उसे मैंने उसी दिन मार दिया था, रोशनी बोली। प्लीज रीना, मुझे माफ। नाल से गोली निकली और रोशनी के खुले मुंह में प्रवेश कर गई और गर्दन से रास्ता बनाती बाहर आ गई। रोशनी उसी तरह बैठी सारा को देखे जा रही थी। सारा के चेहरे पर मौत नाच रही थी। उसने दूसरी बार ट्रिगर दबाया। इस बार गोली रोशनी के माथे पर जा लगी और वो पीछे की तरफ गिर गई। सारा ने हाथ में दबी अंगूठी को देखा तो वहशी मुस्कान नाच उठी होंठों पर। उसने रिवॉल्वर फर्श पर रखी और अंगूठी को हाथ की उंगली में पहन लिया। प्यार भरी निगाहों से वो अंगूठी को देखने लगी। मैं फिर माई बन गई, सारा धीमे स्वर में बड़बड़ा उठी। अगला दृश्य। सुल्तान ने 505 नंबर कमरे का दरवाजा थपथपाया। वो परेशान दिख रहा था। पार्टी का जो बुरा हाल हुआ था वो उसने अपनी आंखों से देखा था। मेहमानों के सामने जो हुआ वो उनकी बेइज्जती थी। 2 विस्फोट हो चुके थे छत के ऊपर बने कमरों में। उनका मलबा हॉल में बिखरा पड़ा था। सब मेहमान वहां से भाग गए थे। इतना ही जानता था कि हिंदुस्तान के आरडीएक्स ने ये सब किया है। वो हैरान था कि पार्टी में वो तीनों आ कैसे गए। सुल्तान ने दरवाजा पुनः थपथपाया परंतु नहीं खुला। तभी उसके कानों में कदमों की आहट पड़ी। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो कबीर को आते पाया। माई भीतर है क्या? मैं दरवाजा थपथपा, सुल्तान ने कहना चाहा। बुरी खबर है सुल्तान। आज के दिन तो और बुरी खबरें मत सुनाओ, सुल्तान उखड़े स्वर में बोला। जाबर नहीं रहा। क्या? सुल्तान उछल पड़ा। जाबर मर गया? हाँ, विस्फोट में। छत का ढेर सारा मलबा उसके ऊपर गिर गया। मैंने खुद उसे मरते देखा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। जाबर हमसे बिछड़ गया, सुल्तान पीड़ा भरे स्वर में कह उठा। आरडीएक्स ने हमारा भारी नुकसान किया है। वो तीनों कब से नवाब अंसारी की जान के पीछे हैं, कबीर ने कहा। इस मुद्दे पर हम बाद में सोचेंगे। हमें यहां से निकल चलना चाहिए। हमारा यहां रहना ठीक नहीं। माई से भी चलने को कह दो। वो दरवाजा नहीं खोल रही। कबीर ने दरवाजे का हैंडल दबाकर दरवाजा धकेला तो खुलता चला गया। दोनों भीतर प्रवेश कर गए। कमरे की हालत को देखकर वो ठगे से रह गए थे। सामने ही रोशनी की लाश पड़ी थी। माई, सुल्तान हक्का बक्का कह उठा। किसी ने माई को मार दिया? कबीर तुरंत आगे बढ़ा। तुम देखो, क्या यहां और कोई भी है? कहने के साथ ही कबीर नीचे झुका और माई का वो हाथ देखा जिसमें अंगूठी थी माई वाली। वो उंगली खाली थी। कबीर गंभीरता से उसके हाथ की उंगलियों को देखता रहा। यहां कोई नहीं है, बाथरूम भी खाली है, सुल्तान ने पास आते हुए कहा। कबीर ने सिर उठाकर सुल्तान को देखा, फिर कहा, माई के हाथ में अंगूठी नहीं है तो संगठन को नई माई मिलने वाली है। सुल्तान भी गंभीर हो गया। ऐसा ही होगा। कौन हो सकती है वो? जल्द ही पता लग जाएगा। तभी सुल्तान आगे बढ़ा और माई के शरीर को उठाते हुए बोला, माई की लाश को यहां छोड़ना ठीक नहीं है। इसे किसी कार में डालकर उस कार को विस्फोट में उड़ा देंगे। कबीर ने गहरी सांस ली। ऐसा करना हमारी बेवकूफी है।
क्योंकि संगठन को कभी नहीं बताया जाता कि माई मर गई है या बदल गई है। ये नियम है संगठन के, क्योंकि बॉस को बदलते पाकर काम करने वाले लापरवाह हो सकते हैं। कबीर ने माई की लाश को सहारा दिया। सुल्तान ने रोशनी का मृत शरीर अपने कंधे पर लाद लिया। हमें होटल के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाना चाहिए। माई के शरीर पर अभी भी पार्टी वाले कपड़े हैं। कोई भी दूर से देखकर समझ सकता है कि माई को क्या हो गया, जबकि इस बात को राज रखना जरूरी है। माई की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। जब तक जिंदा रहती है शान से जीती है, और जब मर जाती है तो अफसोस पर कोई कुत्ता भी नहीं आता। धंधा ही ऐसा है। कबीर ने गहरी सांस लेकर कहा। बाहर देखो, रास्ता साफ है। कबीर ने दरवाजा खोला, बाहर झांका। ठीक है, हम निकल सकते हैं। अगला दृश्य। आरडीएक्स वापस होटल पहुंचे। सुबह के 4 बज रहे थे। कितने शर्म की बात है कि नवाब अंसारी हमारे हाथ आकर भी बच निकला। धर्मा गुस्से से कह उठा। इसमें नाराज होने की क्या बात है? काम के दौरान तो कुछ भी हो सकता है। राघव बोला। वो मेरे सामने था, मेरी रिवॉल्वर के निशाने पर, लेकिन वो बच निकला। मुझे गोली चला देनी चाहिए थी तब। हम सफल होकर भी असफल रहे, एक्स्ट्रा बोला। वो कैसे? हमारा प्लान कामयाब रहा। हम भीतर भी चले गए और बाहर आने का रास्ता भी बना लिया, योजना के मुताबिक। परंतु काम को अंजाम नहीं दे सके। वो बुलेट प्रूफ में था। नवाब अंसारी भी जिंदा है और माई भी, एक्स्ट्रा ने कहा। वहां के हालात ने हमारा साथ नहीं दिया, राघव बोला। साथ दिया, धर्मा कह उठा। लेकिन मैंने गलती की। मुझे नवाब अंसारी के सिर पर बाथरूम में फौरन गोली मार देनी चाहिए थी। तभी दरवाजे पर थपथपाहट पड़ी। आरडीएक्स चौंके। माई के लोग भी हो सकते हैं, राघव धीमे से बोला। वो हमारा पीछा करते यहां आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता। एक्स्ट्रा ने रिवॉल्वर निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर आहट लेने की चेष्टा की एक्स्ट्रा ने, परंतु कोई आहट न मिली। दरवाजा पुनः थपथपाया गया। कौन? एक्स्ट्रा ने पूछा। जगमोहन। एक्स्ट्रा ने गहरी सांस ली और रिवॉल्वर जेब में रखते हुए दरवाजा खोला। जगमोहन भीतर आया, दरवाजा बंद कर दिया। जगमोहन ने आरडीएक्स पर नजर डाली और कह उठा। मैंने अपना काम ठीक ढंग से किया? हाँ, राघव ने सिर हिलाया। तो तुम लोग परेशान क्यों हो? हम लोग चूक गए, राघव बोला। ओह। ना तो नवाब अंसारी मारा जा सका, ना ही माई। वो साला हाथ आ गया था मेरे, धर्मा गुस्से से कह उठा। साली मेरी खोपड़ी खराब हो गई जो उसके सिर पर गोली नहीं चलाई। राघव ने सिगरेट सुलगा ली। तुम लोग काम नहीं कर सके, इसमें मेरा कसूर नहीं है। वादे के मुताबिक तुम लोगों ने कल मेरे साथ देवराज चौहान को तलाश करना है। अगर इनकार है तो मुझे स्पष्ट बता दो, मैं चला जाऊंगा। आरडीएक्स की नजरें मिली। तुमसे हमने जो काम लिया वो इसलिए कि हम वहां से सुरक्षित बाहर आ सकें। अगर फंस जाते तो? ऐसा ही हुआ। हम फंसे और तुम्हारी वजह से सुरक्षित बाहर आ गए। काम नहीं हो सका, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, एक्स्ट्रा ने कहा। हम लोग इकट्ठे होकर कल से देवराज चौहान की तलाश करेंगे और साथ में अपने शिकारों को भी ढूंढेंगे। जगमोहन ने राहत की सांस ली। तुमने देवराज चौहान को ढूंढा? क्या उसके बारे में कोई भी हवा मिली? राघव ने पूछा। नहीं। कोई बात नहीं, कल देखेंगे। सुबह हो चुकी है। तुम चाहो तो यहां रह लो। इस वक्त कहां जाओगे?
ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। अगला दृश्य। 1 घंटे का रात के अंधेरे में सफर हुआ था। कार में सिसली कोसा नोस्त्रा के गुट के लोग उसे घेरे बैठे थे। नवाब अंसारी गुस्से से भरा हुआ था। उसे आशा नहीं थी कि सिसली कोसा नोस्त्रा के लोग इस तरह खुलकर मैदान में आ जाएंगे। उसने बात करने की चेष्टा की, परंतु कार में मौजूद उन लोगों ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कार के शीशे काले थे। रात के वक्त बाहर भी ठीक से नहीं देखा जा सकता था। 1 घंटे बाद कार एक बंगले के भीतर पहुंचकर रुकी। नवाब अंसारी ने गैराज का शटर बंद होता महसूस किया। उसके बाद सब कार से निकले। नवाब अंसारी भी निकला। वो सब नवाब अंसारी को घेरे पास लगे दरवाजे से भीतर ले गए। पतली सी गली के बाद वो लोग हॉल में पहुंचे। शानदार सजा हुआ हॉल था। बैठो, आराम करो, एक ने कहा। मुझ पर हाथ डालना बहुत महंगा, नवाब अंसारी ने कहना चाहा। बैठ जाओ, उस आदमी ने सख्त स्वर में कहा। हमसे कुछ मत कहो, हमें सुनने की आदत नहीं। तो सुनने की आदत डाल लो। सिसली कोसा नोस्त्रा ने बहुत बड़ी गलती की है मुझ पर हाथ डालकर, नवाब अंसारी भड़का। तुम जवाब मत दो, दूसरा पहले वाले से बोला। भौंक कर अपने आप चुप हो जाएगा। साले हरामजादे, नवाब अंसारी ने गुस्से से कहा और हॉल में नजरें दौड़ाने लगा। अगले ही पल वो ठिठका। ऊपर से नीचे आने वाली सीढ़ियों से एक आदमी नीचे उतर रहा था। उसने नाइट गाउन पहना हुआ था, सिगार पकड़ रखा था, और नवाब अंसारी उसे अच्छी तरह जानता था। वो बरगोलियो था, सिसली कोसा नोस्त्रा गुट की खतरनाक शख्सियत। नवाब अंसारी के दांत भिज गए। बरगोलियो से उसकी 3-4 मुलाकातें धंधे के सिलसिले में पहले भी हो चुकी थी। बरगोलियो जैसी खतरनाक शख्सियत का दुबई में होना हैरानी की बात थी। इसके पास तो मिनट भर का भी वक्त नहीं होता। बरगोलियो 50 बरस का सामान्य सेहत वाला व्यक्ति था। सर के बाल छोटे थे। उसके चेहरे पर सदा ऐसे भाव रहते थे कि सामने वाला कम ही बात करता था। आंखों में हर वक्त पैनापन छाया रहता था। वो अपने गुट का बड़ा ओहदेदार होने के अलावा क्रूर हत्यारा भी था। दुश्मन को बुरी मौत मारना उसे अच्छा लगता था। बरगोलियो नीचे आया और नवाब अंसारी को देखकर मुस्कुराया। तुम्हारा यहां पर स्वागत है। नवाब अंसारी का चेहरा कठोर हो गया। बरगोलियो ने सिगार का कश लगाया और बोला, बैठ जाओ। कहने के साथ ही वो भी आगे बढ़ा और बैठ गया। ये क्या तमाशा है? तमाशा? मुझे इस तरह वहां से उठाकर क्यों लाया गया है? उठाकर नहीं, इज्जत से लाए हैं। बकवास मत कर। बरगोलियो ने होंठ सिकोड़कर नवाब अंसारी को देखा। तुम्हारा खून तो काफी गर्म लगता है। तुम मुझे पहले भी मिल चुके हो, तब तो मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था। बरगोलियो ने उन आदमियों को जाने का इशारा किया जो नवाब अंसारी को लाए थे। इशारा पाते ही वो वहां से चले गए। बरगोलियो ने सिगार का कश लिया, बोला, अपने खून को शांत कर लो। मेरा खून भी गर्म हो गया तो तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। नवाब अंसारी के चेहरे पर गुस्सा छाया रहा। बैठ जाओ, हमें लंबी बात करनी है। मुझे इस तरह यहां लाने का मतलब जानते हो तुम? बरगोलियो मुस्कुराया। सिसली कोसा नोस्त्रा के लिए किसी का कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। दुबई में आकर तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। मेरे लिए इटली हो या दुबई का कोई शहर, सब एक समान है। हमारे गुट के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। तो माई के संगठन के हाथों की लंबाई का भी तुम्हें पता होगा। पता है। बरगोलियो ने सिगार का कश लिया। नवाब अंसारी उसे घूरता रहा। तुम तो जानते ही हो नवाब अंसारी कि माई के संगठन से सिसली कोसा नोस्त्रा बहुत प्रभावित है।
इस संगठन ने जिस तरह दुनिया भर के देशों में अपने पांव टिकाए हैं वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से धंधा दुनिया के 50 देशों में जमाया है वो भी तारीफ के लायक है। माई का संगठन हमारे गुट के बराबर आ खड़ा हुआ है। तुम्हें क्या समस्या है? हम माई के गुट की इज्जत करते हैं। नवाब अंसारी के चेहरे पर अभी तक क्रोध था। तुम ये भी जानते हो कि सालों से हमारी निगाह माई के संगठन पर है। पागल हो गए हो तुम? हम चाहते हैं माई का संगठन और सिसली कोसा नोस्त्रा एक हो जाएं। एक हो जाए? क्या बुरा है? तुमने सोच कैसे लिया कि मेरी बात तो सुन लो। माई के संगठन पर हम पूरी तरह अपना अधिकार चाहते हैं और तुम्हारे ख्याल से ये कहना बहुत आसान है। नवाब अंसारी बरबस ही हंस पड़ा। नहीं, बरगोलियो ने सिर हिलाया। आसान नहीं है, तभी तो कई साल लग गए। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मरोगे। हम सब कुछ करने का हौसला रखते हैं। माई के संगठन पर हाथ डालना खुद को जलाने के बराबर है। इस बात का एहसास है मुझे। फिर भी ऐसी गलती कर रहे हो? कोशिश की जा रही है और उस कोशिश में हम सफल होकर रहेंगे नवाब अंसारी, बरगोलियो कह उठा। माई के संगठन का सिस्टम ऐसा है कि कोई संगठन की भीतरी जानकारी लेना चाहे तो नहीं ले पाता। संगठन के आदमियों का पता ही नहीं चलता। बनाने वालों ने इस संगठन का अच्छा सिस्टम बनाया है। तुम हमारी नजरों में इसलिए आए कि तुम माई के संगठन का पैसा विदेशों में धंधों पर लगाते हो। हमारी कब से निगाह है तुम पर। भूल पर भूल किए जा रहे हो। वो कैसे? अगर ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे किसी काम आऊंगा तो तुम्हें आना पड़ेगा। फिर नवाब अंसारी को तुम जानते नहीं। हम तो जानते हैं, परंतु सिसली को शायद तुम ठीक से नहीं जानते। मैं सब कुछ जानता हूं। फिर तो अच्छी बात है। बात करने में आसानी होगी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं हूं। कान खोलकर सुन लो वर्गो। मैंने अभी बातें शुरू ही कहाँ की हैं। वर्गोलियो मुस्कुराया। 5 साल पहले हमें माई का पता चला। वो इटली की ही थी जो माई बन गई थी। तुम्हारा आदमी भी उस माई को खास पसंद नहीं करता था। वो मुफ्त में हमारा खबरी बन गया। वो जानता था कि हम संगठन के पीछे हैं, इसलिए उसने हमें फोन किया। कौन था वो? तुलसी। क्या? तुलसी? नवाब अंसारी चौंका। तुम इसलिए चौंके कि तुलसी संगठन का बड़ा ओहदेदार था। वो गद्दारी कैसे कर सकता है? हाँ, वो गद्दार नहीं, वही था, तुलसी। उसने हमें फोन किया, हमसे बात की। हमने उसे पैसा देने को कहा तो उसने पैसा लेने से मना कर दिया। बोला कि व्यक्तिगत तौर पर वो इस माई को पसंद नहीं करता। उसने हमें माई की तस्वीर भी दी और बताया कि वो इंडिया जा रही है। वहां वो साधारण युवती बनकर रहेगी। नवाब अंसारी बरगोलियों को देखे जा रहा था। क्या हुआ? तुलसी की गद्दारी पर मैं अभी भी हैरान हूं। गद्दार मत कहो उसे। वो गद्दार होता तो हमसे पैसे लेता खबर देने का, परंतु उसने सारी जानकारी हमें मुफ्त में दी। मेरे ख्याल में उसकी माई से पटती नहीं होगी। वो माई को खत्म कर देना चाहता था हमारे हाथों। और तुमने माई को मार दिया। तब वो इंडिया गई थी लेकिन वापस ना आ सकी। हाँ, सच बात तो यह है कि हम अपनी ही किसी युवती को माई बनाकर संगठन को अपनी तरफ खींच लेना चाहते थे। शुरू से ही हमारी यही कोशिश रही। वो माई जब इंडिया गई तो हमारे आदमियों ने उससे मुलाकात की। वो भी इटली की थी और हम भी इटली के।
उसे समझाना चाहा कि हम एक होकर बड़ी ताकत बन सकते हैं। इस तरह से उसे समझाया। उस वक्त वो फंसी हुई थी, तो उसने सोचने के लिए वक्त मांगा। हमने वक्त दिया, परंतु वो गायब हो गई, और उसके बाद जिस होटल में वो ठहरी थी वो होटल छोड़ दिया। हमारी नज़रों से बचना चाहती थी वो, परंतु हमारे आदमियों ने उसे दोबारा ढूंढ निकाला। उन्हें देखकर भागी वो, लेकिन हमारे आदमियों ने उसे भून दिया। इससे पहले कि उसके हाथ की उंगली में पड़ी वो माई वाली अंगूठी निकाल पाते, कोई युवती उसे कार में बचा कर ले गई। हमारे आदमियों ने पीछा किया, लेकिन उसे पकड़ ना सके। नवाब अंसारी शांत निगाहों से वर्गोलियो को देखे जा रहा था। तब हम सुनहरा मौका चूक गए। वर्गोलियो मुस्कुरा पड़ा। फिर वैसा मौका तुम लोगों को कभी ना मिला? माई की कोई खबर नहीं मिली? ठीक कहा। अगर तुलसी जिंदा रहता तो हम उससे कोशिश करते कि हमें नई माई के बारे में बता दे, क्योंकि जो एक बार खबरी बन सकता है वो बार बार भी बन सकता है। परंतु नई माई के बारे में परंतु नई माई के दिन के बाद ही तुलसी की मौत की खबर सुनने को मिली। अब मुझे समझ में आया कि तुलसी को क्यों मारा माई ने। नवाब अंसारी कड़वे स्वर में बोला। वर्गोलियो ने नवाब अंसारी को देखा। क्यों मारा था? उसने उस माई ने मरने से पहले नई माई को अवश्य बता दिया होगा कि वो तुलसी की गद्दारी के कारण इस हालत में आई है। और वो युवती जब नई माई बनी तो उसने पहले वाली माई की बात याद रखी और तुलसी को गोली मार दी। वर्गोलियो ने सिर हिलाया। ऐसा हो सकता है। मैं माई के इस संगठन के नियमों का कायल हूं। सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से संभाला जा रहा है। ऐसे कामयाब संगठन बहुत कम है दुनिया में। वर्गोलियो के चेहरे पर मुस्कान आ ठहरी थी। बातों के दौरान सिगार बुझ गया था। उसने पुनः सिगार जलाया और कश लिया। वो बहुत शांत चित्त नजर आ रहा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? नवाब अंसारी बोला। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हम माई के संगठन पर अधिकार कर लेना चाहते हैं। संगठन के एक एक आदमी को ढूंढकर उसे अपनी तरफ करना कठिन काम है। इसलिए माई पर अधिकार पाकर उसकी जगह अपनी भेजी युवती बिठा देना चाहते हैं, ताकि वो जो करे हमारे इशारे पर करे और वक्त आने पर संगठन की बागडोर हमारे हवाले कर दे। सपने अच्छे हैं। इस सपने को सच करने में लगा हूं मैं। ये सपना कभी भी सच नहीं हो सकता। यही तो तुमसे जानना है कि यह सपना सच कैसे हो सकता है। सपना तुम्हारा है, तुम जानो। तुम तो माई की हकीकत से वाकिफ हो। भूल में हो कि तुम मुझसे कुछ जान लोगे। तुम माई की हकीकत से वाकिफ हो? वर्गोलियो ने गंभीर स्वर में पूछा। जरूर हूं। तो तुम हमारे लिए तुलसी क्यों नहीं बन जाते? तुम चाहते हो कि मैं भी तुलसी की तरह गद्दारी करूं, तुम्हें माई की हकीकत बता दूं? हाँ, मैं यही चाहता हूं। मेरी सलाह है कि किसी और को ढूंढो। शायद वो तुम्हारी बात मानने को तैयार हो जाए। तुलसी बेवकूफ था, वर्गोलियो कह उठा। ऐसी जानकारियां मुफ्त में नहीं दी जाती। उसने मुफ्त में हमें सब कुछ बताया, लेकिन हम जानते हैं कि तुम समझदार हो। बोलो, माई की हकीकत बताने की कितनी कीमत चाहिए? मेरे पास पैसा बहुत है। तुम मुझे क्या दोगे वर्गो? नवाब अंसारी ने कड़वी नजरों से उसे देखा। पैसे के साथ सिसली में तुम्हें ओहदा भी मिल सकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा पेट भरा हुआ है। मैं अपने संगठन से गद्दारी नहीं कर सकता। यह गद्दारी नहीं, सौदा है। मुझे सौदा भी मंजूर नहीं। वर्गोलियो ने शांत भाव से सिगार का कश लिया। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? बहुत प्यारी है। तो तुम्हें हमसे सौदा करना ही पड़ेगा। कभी नहीं।
तुम समझदार हो, मौत की राह मत चुनो। हमें माई की असलियत बताओ कि वो कौन है। हम उसकी जगह अपनी युवती को बिठाना चाहते हैं। हमारी भेजी युवती माई बनेगी। मैं तुम्हारी बकवास की परवाह नहीं करता, नवाब अंसारी तीखे स्वर में कह उठा। तभी दरवाजा खोलकर यूकोलो ने भीतर प्रवेश किया। दोनों की निगाह उसकी तरफ उठी। आओ यूकोलो, वर्गो बोला। तुम अब तक कहाँ थे? उस होटल के बाहर था, हालात को देख रहा था। नवाब अंसारी कैसा है? तुम्हारे सामने है, हाल पूछ लो। तुम लोग इस तरह मुझे यहां लाकर अच्छा नहीं कर रहे। नवाब अंसारी तो नाराज लगता है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्यों नवाब अंसारी? नवाब अंसारी दांत भींच कर रह गया। क्या बात हुई? यूकोलो ने वर्गो से पूछा। इसे अपनी जान तो प्यारी है, परंतु माई की हकीकत बताने को तैयार नहीं है। ये तो गलत बात है। पैसा नहीं ले रहा, सिसली में औदा लेने को भी मना कर रहा है। वर्गो ने सिगार का कश लिया। ऐसा बेवकूफ तो नहीं लगता ये। तुम बात कर लो, मुझे तो बेवकूफ ही लगता है, वर्गो ने शांत स्वर में कहा। यूकोलो बैठता हुआ बोला। तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए। संगठन से गद्दारी की राह मुझे मत दिखाओ। ये गद्दारी नहीं है, ध्यान से सुनो। संगठन जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, सिर्फ माई बदल जाएगी। ये तो माई के संगठन में कई बार हो चुका है। इसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ माई बदल जाएगी। नवाब अंसारी के होंठ भिज गए। सोचो, हम तुमसे कुछ भी करने को नहीं कह रहे, साथ ही हमारी दोस्ती भी पक्की हो जाएगी। किसी और को ढूंढ लो, मुझसे ऐसी आशा मत रखो। क्या तुम सोचते हो कि तुम हमारी बात ना माने तो क्या हम तुम्हारी जान ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो मुझे छोड़ने से तो रहे। ठीक समझे। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो हम तुम्हें हिंदुस्तान सरकार के हवाले कर देंगे। इंडिया में तुम विस्फोट करके भागे हुए हो, वहां की पुलिस को तुम्हारी तलाश है। एक बार इंडियन पुलिस के हाथ पड़ गए तो वो तुम्हारा बुरा हाल कर देगी। नवाब अंसारी के होंठ भिज गए। हमें मालूम है, पीछे तुम इंडियन पुलिस के हाथों से फरार हो गए, परंतु ऐसे कारनामे बार बार तो नहीं होते ना। इस बार तो पुलिस भी तुम्हारा खास ध्यान रखेगी। क्या कहते हो, तुम्हें इंडियन पुलिस के हवाले कर दें? इस बात को कोई धमकी मत समझना, हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। सोच लो, ठंडे दिमाग से सोच लो। होंठ भींचे नवाब अंसारी दोनों को देखता रहा। यूकोलो जी, ये थका हुआ है, 24 घंटे इसे दे दो। नींद भी ले लेगा, सोच भी लेगा, अपने भविष्य का फैसला कर लेगा। वर्गो बोला। कैद में डाल दो इसे, सख्त पहरा लगवा दो। भागने की चेष्टा करे तो गोली मार दी जाए। 24 घंटे बाद माई की असलियत बताने को तैयार नहीं होता तो इसे दुबई स्थित भारतीय दूतावास के हवाले कर देना। फिर इस काम के लिए हम किसी और को ढूंढेंगे। अगला दृश्य। आरडीएक्स की नींद 10 बजे खुली। पहले धर्मा उठा, उसने दोनों को उठाया। जगमोहन नहा धोकर तैयार बैठा था। तुम कब उठे? धर्मा ने पूछा। 8 बजे। 2-3 घंटे ही सोए, कुछ और नींद ले लेते। देवराज चौहान को ढूंढना है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तुम लोगों के उठने का इंतजार कर रहा हूं। हम अपने वादे को नहीं भूले हैं, राघव बोला। धर्मा ने रूम सर्विस में 3 कॉफी का ऑर्डर किया, फिर बोला। सारा ने कहा था कि वो भी पार्टी में होगी, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाएंगे, वो मेकअप में होगी। राघव ने फोन उठाया और सारा का नंबर मिलाने लगा। बात हो गई। हेलो।
तुम कहाँ हो? राघव ने पूछा। अपनी किसी जगह पर। तुम्हारा फोन नहीं आया? तुमने पूछा नहीं कि हम माई को मार सके या नहीं? मैं भी रात वहीं थी। मुझे मालूम है कि तुम लोग काम नहीं कर सके। कल सब कुछ गड़बड़ हो गया। राघव ने गहरी सांस ली। जरूरी नहीं कि जो काम करने निकला जाए वो पूरा ही हो। नाकामयाबी भी तो कामयाबी का ही पहलू है। हम कामयाब होकर ही दुबई से जाएंगे। हम फिर कोशिश करेंगे। माई को मैंने रात खत्म कर दिया है। क्या? धर्मा चौंक कर उछल पड़ा। माई को तुमने खत्म कर दिया? हाँ। नहीं, विश्वास नहीं आ रहा। मैंने कहा है तो तुम्हें विश्वास आ जाना चाहिए। ओह, तो, तो तुम अब क्या करोगी? आज मैं दोबारा माई बनने जा रही हूं। राघव एकाएक कुछ न कह सका। चुप क्यों हो गए? वो पहचान सकते हैं कि तुम रीना हो? मेरा चेहरा बदला हुआ है। वो पहले से ही मुझे सारा के तौर पर जानते हैं। तुम्हारी आवाज? आवाज मैंने अपने चेहरे के साथ ही बदल ली थी। अब मेरी आवाज रीना की तरह नहीं है। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। राघव ने सोच भरे स्वर में कहा। कहो। तुम माई बनने जा रही हो तो? वहां पर कहीं देवराज चौहान कैद। उसकी फिक्र मत करो। वो खतरा है मेरे लिए। वो जानता है कि रीना ही सारा है। मैं उसे खत्म कर दूंगी। नहीं, मारना नहीं है उसे। राघव तेज स्वर में कह उठा। क्या मतलब? देवराज चौहान को मारना नहीं है, उसे वहां से जिंदा निकाल देना है। राघव बोला। ये कैसे हो सकता है? वो मेरा राज जानता है, जिसकी वजह से मैं भी मुसीबत में पड़ सकती हूं। तुम हम पर, आरडीएक्स पर विश्वास करती हो? हाँ, पूरी तरह। तो देवराज चौहान पर भी विश्वास कर लो। वो तुम्हारे बारे में कभी मुंह नहीं खोलेगा। मैं रिस्क नहीं ले सकती। हम देवराज चौहान की जिम्मेवारी लेते हैं कि तुम्हारे राज को वो राज ही रखेगा। जरा सोचो, कैद में रहकर उसने मुंह नहीं खोला तो आजाद होकर वो क्यों किसी को कुछ बताएगा? सारा की आवाज नहीं आई। तुमने देवराज चौहान को आजाद करना है सारा। राघव ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। तुम्हारी देवराज चौहान से क्या दिलचस्पी? कल रात देवराज चौहान का साथी जगमोहन हमारे साथ काम पर था। उसकी वजह से ही हम वहां से बचकर निकल सके, नहीं तो फंस सकते थे। कायदे वाला इंसान है देवराज चौहान। तुम देवराज चौहान और जगमोहन की जिम्मेवारी लेते हो? 100%। ठीक है, सब ठीक रहा तो मैं देवराज चौहान को आजाद करूंगी। शुक्रिया। उधर से सारा ने फोन बंद कर दिया। राघव ने फोन बेड पर रखा। क्या बात हुई? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रात सारा ने माई को मार दिया है और अब खुद माई बनने जा रही है। देवराज चौहान के बारे में क्या कहती है? वो देवराज चौहान को आजाद कर देगी। धोखा तो नहीं देगी? नहीं, हम पर भरोसा रखो। राघव मुस्कुराया। अब सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर तो हमें नवाब अंसारी भी आसानी से मिल जाएगा। धर्मा खतरनाक स्वर में कह उठा। वो भी जरूर मिलेगा, बशर्ते कि सारा के सामने माई बनने में कोई परेशानी ना आ जाए। वो लोग उसे रीना के तौर पर पहचान ना ले। यही सबसे बड़ा खतरा है उसके सामने। अगला दृश्य। दिन के 12 बज रहे थे। कबीर और सुल्तान उस खास जगह के कमरे में मौजूद थे। वो पिछले 2 घंटों से वहां थे। उनमें बातें कम ही हो रही थी।
माई के साथ साथ इन्हें जाबर के मारे जाने का अफसोस था। माई तो उन्हें नहीं मिल जाएगी, लेकिन जाबर जैसा साथी खोकर वो ज्यादा दुखी थे। जाबर लंबे वक्त से उनके साथ था। सुल्तान पलटा और कबीर से बोला, अब तक माई की अंगूठी लेकर नई माई बनने का दावा करने के लिए किसी को आ जाना चाहिए था। जिसने भी आना है, क्या पता वो कब आती है। वो वक्त 10 दिन बाद भी आ सकता है। क्या ख्याल है, किसने माई को मारा होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। वो युवती होगी या कोई आदमी जिसने माई को मारा होगा। वो जो भी होगा, पार्टी में मौजूद कोई आदमी औरत हो सकता है। तब बाहर से कोई नहीं आ सकता था। हम पार्टी की लिस्ट को चेक करेंगे कि कौन कौन सा मेहमान माई पर हाथ डालने की हिम्मत रख सकता है। वो जो भी हो, देर सवेर सामने अवश्य आएगा। माई कौन नहीं बनना चाहेगा। हमें माई बनने के सिस्टम को बदलना होगा कबीर। क्यों? इस तरह हमारे संगठन का कोई दुश्मन भी माई बनने के लिए अपने किसी शय को भेज सकता है। सिसली कोसा नॉस्ट्रा गुट को तुम भूल रहे हो। इटली की माफिया है वो, परंतु वह हमारे संगठन को हड़प लेना चाहते हैं। मान लो कि उन्होंने माई की हत्या कर दी हो और माई बनने के लिए अपनी किसी खास औरत को भेज दें तो? ओह, तुम बहुत खतरनाक बात कह रहे हो। पर क्या मैंने गलत कहा? नहीं, परंतु हमें यही आशा रखनी चाहिए कि इस बार सब ठीक रहे। हम अवश्य माई बनने के सिस्टम को बदल देंगे ताकि हमारे संगठन को दुश्मन काबू न कर सके। मेरे ख्याल से ये नियम हमारे संगठन का सबसे कमजोर पहलू है। बेहद कमजोर, सुल्तान सख्त स्वर में बोला। लेकिन पहले इस तरफ हमारा ध्यान क्यों न गया? अभी सही, देर से ही सही, सही रास्ते पर तो आए। कबीर बोला, हमारे अलावा सिर्फ नवाब अंसारी ही माई की हकीकत से वाकिफ है। क्या नवाब अंसारी को माई की मौत का पता है? पता नहीं। उसे बता देना चाहिए। जब उसे माई की जरूरत पड़ेगी और माई से बात नहीं हो पाएगी, तो तब वो हमसे बात करेगा, तब उसे बताएंगे। कबीर कुछ कहने लगा कि तभी दरवाजा खुला। एक आदमी का चेहरा दिखा। कोई युवती आपसे मिलना चाहती है। हमसे? जी, वो कबीर, सुल्तान और जाबर साहब का नाम ले रही है। अपना नाम वो सारा बताती है। सारा? कबीर और सुल्तान की नजरें मिली। उसकी तलाशी लो, कबीर बोला। बिना हथियार के उसे हमारे पास ले आओ। जी। दरवाजा बंद हो गया। ये सारा वही तो नहीं जो यहां की गैंगस्टर है? सुल्तान कह उठा। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कबीर ने गंभीर स्वर में कहा। सारा तो रात पार्टी में नहीं थी। नहीं, स्थानीय गैंगस्टर का हमारी पार्टी में क्या मतलब? देखते हैं।